नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। जेएनयू में हुई हिंसा और उसके बाद बने हालात पर बातचीत करने के लिए आज फिर मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव की जेएनयू के वाइस चांसलर के साथ बैठक होगी। वहीं वाइस चांसलर को हटाने की मांग पर अड़े छात्रों को भी मानव संसाधन मंत्रालय ने आज दोपहर बाद मिलने के लिए बुलाया है। इस मुद्दे पर एक दिन पहले छात्रों और एमएचआरडी के अधिकारियों के साथ बातचीत बेनतीजा रही। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने वाइस चांसलर पर मंत्रालय का आदेश नहीं मानने का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग कर दी। तो एचआरडी सचिव के साथ जेएनयू सचिव की बैठक और आज फिर छात्रों से मुलाकात करेंगे एचआरडी सचिव, क्योंकि छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि कुलपति को इस्तीफा देना चाहिए जो हालात जेएनयू में बने। और अब बातचीत करने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव की जेएनयू के वाइस चांसलर के साथ बैठक होगी। वाइस चांसलर को हटाने की मांग पर अड़े छात्रों को भी मानव संसाधन मंत्रालय ने आज दोपहर बाद मिलने के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर पहले भी छात्रों की बैठक हो चुकी है एचआरडी के अधिकारियों के साथ, लेकिन इस बैठक में कोई भी हल नहीं निकला। लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं। कल हमने देखा कि छात्रों ने जेएनयू से लेकर के मंडी हाउस तक विरोध प्रदर्शन किया था कि वीसी को इस्तीफा देना चाहिए। जेएनयू का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी प्रदर्शन हुआ, बड़ा लेफ्ट के लोग जो शामिल हो रहे हैं। कब तक ये विवाद जो है सुलझेगा? देखिए, हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जेएनयू जो कि देश का एक अत्यंत ही प्रतिष्ठित अकादमिक संस्थान है, उसमें व्यवस्था हो, उसमें सुचारू रूप से कामकाज जो अध्यापन है वो हो सके। जी, छात्रों और टीचर्स दोनों के एसोसिएशन आज मुझसे मिले थे, लंबी बातें हुई। बहुत से बिंदुओं पर मतभेद हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ। विश्वविद्यालय के कुलपति को आमंत्रित किया है, यहाँ आने के लिए कहा है मिनिस्ट्री में अपने अधिकारियों के साथ। हम लोग उनसे भी बात करेंगे और छात्रों को भी मैंने आश्वासन दिया है 3 बजे से फिर उनकी समस्याओं पर बात करने के लिए हम तैयार हैं। जी। तो हमारा प्रयास यही है कि आपस में बात करके कोई एक रास्ता निकाला जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें। एमएचआरडी का आज क्या रवैया था आपको पता ही है। हमने एमएचआरडी से बात की, हमने एक ही डिमांड रखा, पहले आप वीसी हटाइए, फिर हम बाकी बात बाद में करेंगे। उन्होंने यही कहा कि हम कल वीसी को बुला के उससे बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे। अगर वीसी को हम हटाने की बात कर रहे हैं तो ये वीसी को बुला के उससे बात करने का क्या बात कर रहे हैं? इसका कोई मतलब नहीं बनता है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में जिंदा बमों को नाकाम करते वक्त इतना जोरदार धमाका हुआ कि कई मकानों की खिड़कियों के कांच टूट गए, जबकि कुछ की दीवारें तक हिल गईं। इस घटना से गुस्साए लोगों ने पुलिस की कई गाड़ियां फूंक दी, जिससे इलाके में तनाव पैदा हो गया। ये हिंसा उस धमाके के बाद भड़की जो उत्तर 24 परगना में रामघाट पर हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि इससे गंगा नदी के दूसरे छोर पर हुगली के भी कई इलाके दहशत में आ गए। धमाके के बाद लोगों को भागते हुए देखा गया। ये धमाका हुआ उत्तर 24 परगना में गंगा किनारे पर, लेकिन गंगा के उस पार हुगली जिला है, जहां इस धमाके ने कई मकानों को हिला दिया। दस किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनी गई। इस धमाके में कई मकानों की खिड़कियों के कांच टूट गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ देर के लिए तो लोगों को ऐसा लगा कि वहां भूकंप आ गया हो, लेकिन बाद में पता चला कि कई मकानों को हिला देने वाला ये धमाका सीआईडी की टीम की कार्रवाई के दौरान हुआ। पुलिस ने जानकारी दी कि सीआईडी ने ये सभी बम पिछले 1 महीने में हुई कार्रवाई के दौरान बरामद किए थे, जिन्हें नाकाम करने के लिए वो रामघाट पर पहुंचे। लेकिन जिंदा बमों को नाकाम करने के दौरान जो धमाका हुआ, उससे इलाके में हिंसा भड़क गई। जिन लोगों के घरों को इससे नुकसान हुआ, उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया। इसके अलावा कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। धमाके से हुए नुकसान की भरपाई के लिए लोगों ने कई पुलिस वालों को भी घेरने की कोशिश की। आप लोग सब कुछ देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं बढ़ेंगे हम लोग। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर हुमायूं कबीर पर भी लोगों का गुस्सा फूटा। कई महिलाओं ने तो उनसे लिखित में मुआवजे का वादा करने के लिए कहा। धमाके में लोगों का कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन करने के बाद पुलिस कमिश्नर वहां से निकल गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने लोगों को मदद का भरोसा देकर शांत कराया। যেটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটা মানুষের কিভাবে কম্পেনসেট করে সেটা আমরা দেখছি।
उत्तर 24 परगना और हुगली में गंगा के किनारे वाले इलाकों में लोगों को धमाके की वजह से भारी नुकसान की खबर है। यही नहीं, लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। लोगों के घरों में रखा सामान भी इस धमाके की वजह से तहस नहस हो गया। वहीं इस घटना पर बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने राज्य की ममता सरकार को निशाने पर लिया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। ममता बनर्जी को बम बनाने का प्रोसेस मालूम है, लेकिन बम डीएक्टिव करने का प्रोसेस ममता बनर्जी को नहीं मालूम है। इसलिए हम लोग चाहते हैं एनआईए पूरा के पूरा क्वेरीज होना चाहिए। हिमाचल में हुई ताजा बर्फबारी की वजह से पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढक चुके हैं। हर ओर बर्फ ही बर्फ है। घरों की छतों और आसपास बर्फ की मोटी परत जमा होने की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। सड़कों पर जमी बर्फ में गाड़ियों के फिसलने की आशंका से गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। कई जगहों पर बर्फ का वजन पड़ने की वजह से बिजली के तार टूट गए हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में बिजली गुल हो चुकी है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन से चलने वाली ट्रेन के इंजन बनाने की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे एक ऐसा इंजन बनाने की कोशिश में है जिसे हाइड्रोजन से चलाया जा सकेगा। बताया गया कि चेन्नई की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र रेलवे के साथ मिलकर इस इंजन को बनाने में जुटे हुए हैं। इस ट्रेन में 4 पैसेंजर कोच होंगे, जबकि एक कोच में हाइड्रोजन सिलेंडर, ईंधन सेल और दूसरे उपकरण लगाए जाएंगे। बताया गया कि शुरुआत में हाइड्रोजन गैस से चलने वाला इंजन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला जा सकता है। हाइड्रोजन से चलने वाले इस इंजन की मदद से 2021 के आखिर तक पैसेंजर ट्रेन चलाने की तैयारी। पटना के राजेंद्र ओवरब्रिज पर मोबाइल चोरी के आरोप में लोगों ने एक लड़के की बुरी तरह से पिटाई कर दी। बताया गया कि लड़का मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इससे पहले कई लोग लड़के को घेर कर खड़े दिखाई दिए। तभी एक आदमी ने लड़के को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बाद में वहां खड़े कई और लोग उस पर टूट पड़े। इस बीच एक आदमी लड़के को लोगों की भीड़ से बचाने की कोशिश करता रहा। इस बीच आरोपी हाथ जोड़कर लोगों से छोड़ देने की गुहार लगाता नजर आया। इसके बाद कुछ लोग उस लड़के को भीड़ से बचाकर सड़क के किनारे पर ले आए। हिमाचल में हुई भारी बर्फबारी ने पिछले कई साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के 9 जिलों का तापमान कई साल बाद -2 डिग्री से भी नीचे चला गया। इसके अलावा हिमाचल के निचले इलाकों में भी रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है और हिमाचल जैसे जम गया। चारों तरफ बर्फ से लदे पहाड़ नजर आए। राजधानी शिमला में तो तापमान -3 डिग्री से भी नीचे गिर गया। सड़कों पर 4 से 5 इंच तक बर्फ की मोटी परत जम गई। कई इलाकों का संपर्क एक दूसरे से कट गया। गाड़ियां फंस गईं। शिमला घूमने आए लोग फंस गए। एक जगह से हिलना तक मुश्किल हो गया। प्रशासन ने बर्फ हटाने का काम जरूर शुरू किया, लेकिन कई रूट 24 घंटे से भी ज्यादा देर तक बंद रहे। कई मार्ग ऐसे हैं जो बाधित हुए हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये छोटा शिमला में इस वक्त है। हम देख सकते हैं कि मोटी चादर जो है बर्फ की वो यहाँ पर बिछ गई है। हालांकि अभी क्योंकि बर्फबारी जो है थोड़ा रुक गई है, तो इसलिए जो अवरुद्ध मार्ग हैं फिलहाल उन्हें बहाल नहीं किया गया है, लेकिन उनको बहाल करने का क्रम जो है वो शुरू हो चुका है। शिमला में भारी बर्फबारी के बाद का नजारा देखते ही बना। कतार से खड़ी गाड़ियों पर बर्फ जमी नजर आई। पेड़ों पर बर्फ की झालरें लटकी दिखी। मोटरसाइकिलों पर भी बर्फ ने डेरा डाल दिया। हरे भरे दिखने वाले पहाड़ भी चारों तरफ से बर्फ से लदे हुए दिखाई दिए। यही नहीं, मकानों की छतों पर, सड़कों के किनारे और होटलों के बाहर हर जगह बर्फबारी का सितम नजर आया। और मौसम विभाग ने बताया कि बीती रात शिमला में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। इसके अलावा शिमला जिले में एक दिन में रिकॉर्ड 40 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज हुई। बीती रात शिमला का तापमान -3 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया। ऐसा कई साल बाद हुआ जब शिमला समेत हिमाचल के 9 जिलों में पारा माइनस में चला गया हो। ठंड और भारी बर्फबारी की वजह से 5 नेशनल हाईवे भी ठप हो गए। इनके अलावा हिमाचल में बर्फ जमने से 900 से ज्यादा सड़कें बंद रहीं, जबकि 800 के करीब ट्रांसफार्मर भी खराब हो गए और कई जिलों में बत्ती गुल रही। वहीं पीने के पानी की समस्या से भी लोगों को काफी जूझना पड़ा। मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल तो इस टॉर्चर से हिमाचल को राहत नहीं मिलने वाली है। इस अनुमान को देखते हुए प्रशासन ने भी लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। इसके अलावा पर्यटकों को भी ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जाने से रोक दिया गया। सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक ही पर्यटकों को बाहर घूमने की छूट दी गई।
शिमला में तो इस छूट का पर्यटकों ने जमकर फायदा उठाया। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा ठंड भी है इधर, और बात करें तो आज पूरा दिन भर ये इस तरह का जो स्नो स्टॉर्म है वो चलता रहने वाला है और ठंड काफी ज्यादा हो जाएगी। और कल से थोड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मौसम है थोड़ा सामान्य हो सकता है। शिमला की तरह धर्मशाला में भी भारी बर्फबारी का असर दिखा। जहां एक तरफ इस मौसम ने इलाके के लोगों को मुश्किल में डाल दिया, तो वहीं पर्यटकों के चेहरे पर खुशी ला दी। पर्यटन क्षेत्र धर्मशाला के पर्यटन स्थलों पर नड्डी, धर्मकोट, स्तोबरी, गड़ू, धार, त्युंड, यहाँ पूरे का पूरे इलाके जो हैं वो बर्फबारी से भर चुके हैं। इस वक्त जो है वो ताज़ा बर्फबारी यहाँ पर हुई है। अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर धुंध छाई हुई है। हिमाचल के सोलन में तो 1997 यानी 23 साल बाद भारी बर्फबारी हुई। सोलन के कई गांवों में तो बत्ती गुल हो गई। इसके अलावा पीने के पानी की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ा, क्योंकि 23 साल बाद सोलन में सबसे ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड हुई। सोलन हिमाचल के निचले इलाकों में आता है और वहां बर्फबारी की उम्मीद कम ही होती है, लेकिन इस बार मौसम का पूरा गणित पलट गया। सोलन में ठीक शिमला और दूसरे इलाकों जितनी बर्फबारी हुई, पहाड़ बर्फ से लद गए और सड़कों पर भी बर्फ जम गई। इसके अलावा कई इलाकों में ट्रांसफार्मर भी बंद कर दिए गए क्योंकि उनमें करंट फैलने का डर था। आप देखिए जो बिजली के यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे हैं, तारे हैं, उनके ऊपर भी बर्फ पसरी हुई है और इसी वजह से लाइट नहीं है और लाइट ना होने की वजह से काफी परेशानी हो रही है। कितनी परेशानी हो रही है, लाइट कब से नहीं है? लाइट कल सुबह से नहीं है। सोलन में रहने वाले लोग बर्फबारी को देखकर हैरान हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार सोलन में बर्फ गिरते देखी। हमें यहाँ पे तकरीबन 12 से 15 साल रहते हुए हो गए, तो ये इतनी बर्फबारी फर्स्ट टाइम देखी है। पहले 13 जनवरी के बाद उसके बाद ही पड़ती थी हमारे, अब इस बार पहले पड़ गई और बहुत पड़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और शिमला समेत कई जिलों में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। यही नहीं, कई जिलों में बारिश का भी अनुमान है। हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड के कई जिलों में भी बीते कुछ रोज से हो रही बर्फबारी की वजह से लोग काफी परेशान हैं। उनकी दिक्कतें बढ़ गई हैं। इस बर्फबारी की वजह से राज्य की ज्यादातर सड़कें बंद हो गई, जिनको खोलने के लिए प्रशासन को इस ठंड के मौसम में जमकर पसीना बहाना पड़ रहा है। बर्फबारी की सबसे ज्यादा मार राज्य के पिथौरागढ़ में देखने को मिली, जहां चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। मकान, दुकान, पहाड़, पेड़ और गाड़ियां सब बर्फ की मोटी परत से ढक गए। वहां के एक इलाके में तो सड़कें दिखना ही बंद हो गईं और लोग तो घरों में ही दुबकने को मजबूर हो गए। मुनस्यारी के पास एक रास्ता बर्फबारी की वजह से बीते 5 दिनों से बंद है, जिसकी वजह से कई लोग अभी भी रास्तों में ही फंसे हुए हैं। मार्ग इतना बंद है, बर्फ जमी हुई है, सब गाड़ियां हैं, एक भी आप देख पा रहे होंगे रोड में गाड़ियां नहीं चल रही हैं। अब मुनस्यारी कैसे जाएं, बड़ी समस्या हो गई है। इस बर्फबारी की वजह से तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई, जिसकी वजह से ठंड से लोगों का बुरा हाल है। हालांकि इस मुश्किल हालात के बीच वहां बर्फबारी देखने पहुंचे पर्यटक बेहद खुश हैं। सबसे ज्यादा खुश तो बच्चे हैं, जो इस बर्फबारी का भरपूर आनंद उठाते दिखाई दिए। आज यहाँ बर्फ गिरी है, यहाँ पे देख रहे हैं काफी लोग, सैलानी लोग भी अपना एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय करने आए हैं। पर्यटकों की इतनी बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचने से पर्यटन के कारोबार से जुड़े लोग काफी खुश हैं। नैनीताल की वादियां भी पर्यटकों की भारी भीड़ से गुलजार हैं, क्योंकि वहां पर कई वर्षों के बाद बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से नैनीताल घूमने पहुंचे लोगों के चेहरे खिल उठे। माल रोड पर सैलानियों की अच्छी खासी रौनक दिखाई दी। नैनीताल शहर पर कई सालों के बाद कुदरत मेहरबान हुई है और करीब 4-5 साल के बाद शहर में इस तरह से बर्फबारी हुई है। हालांकि इस बर्फबारी की वजह से बिजली और पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा, जिससे ठंड के इस मौसम में लोगों की परेशानियां और बढ़ गईं। स्थानीय स्तर पर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर फंसी हुई है, कल रात देर रात से। और जो शहर में पानी की काफ़ी दिक्कतें हैं, बिजली की काफ़ी दिक्कतें हैं। राज्य के चमोली और टिहरी समेत कई जिलों से भी भारी बर्फबारी की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कुछ जगहों पर तो लोगों की मदद के लिए अभी तक प्रशासन की टीम भी नहीं पहुँच पाई है, जिसकी वजह से लोगों के सामने अब खाने पीने का संकट भी सिर उठाने लगा है। साथ ही बिजली की सप्लाई रुकने से दफ्तरों में कामकाज भी ठप पड़ गया है। लाइट न होने के कारण जो है ऑफिसों का कामकाज में बाधाएं आ रही है, बैंक का कार्य नहीं हो पा रहा है। इंग्लैंड की कार और विमानों के इंजन बनाने वाली कंपनी रोल्स रॉयस ने अपना पहला इलेक्ट्रिक प्लेन पेश कर दिया। कंपनी के मुताबिक पूरी तरह बैटरी से चलने वाला यह प्लेन दुनिया का सबसे तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक प्लेन, जो करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसके लिए प्लेन में 3 ताकतवर मोटर लगाई गई हैं, जो इसके प्रोपेलर को घुमाती हैं। इन मोटरों को चलाने के लिए प्लेन में एक बड़ी बैटरी भी लगाई गई है। ये बैटरी इतनी ताकतवर है कि इसे एक बार चार्ज किए जाने के बाद विमान 450 किलोमीटर से ज्यादा की उड़ान भर सकता है। एक सीट वाले इस प्लेन को कंपनी इसी साल के अंत तक बाजार में उतार सकती है।
दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक आज देश भर में रिलीज हो रही है। रिलीज होने के ठीक एक दिन पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने छपाक फिल्म का एक शो बुक करवाकर अपने कार्यकर्ताओं को फिल्म दिखाने की घोषणा की। इसी बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने छपाक फिल्म का समर्थन करते हुए लखनऊ में जगह जगह पोस्टर लगाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कटनी, भोपाल में कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन NSUI ने टिकट खरीद कर बांटने का ऐलान किया। दीपिका की ये फिल्म रिलीज होने से पहले उस वक्त विवादों में आ गई जब दीपिका हिंसा के विरोध में JNU में लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों के प्रदर्शन में वो शामिल हुई थी, जिस पर कई संगठनों ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया था, फिल्म के बहिष्कार की अपील की थी। वहीं छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने इस फिल्म को महिला उत्पीड़न के खिलाफ बताते हुए टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। समाज में जो विसंगति है और इस प्रकार के जो भावना वाले लोग हैं, जो बच्चियों के, महिलाओं के चेहरे पर सिर डालते हैं, तो उस पर जो फिल्म बनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना चाहिए कैसे वो संघर्ष करके अपना जीवन यापन कर रही है, तो इसलिए उसको टैक्स फ्री किया गया। वहीं झालावाड़ में दीपिका की फिल्म छपाक का कुछ संगठनों ने विरोध किया। राष्ट्रीय छात्र परिषद नाम के संगठन ने दीपिका के JNU जाने का विरोध करते हुए सिनेमा हॉल के सामने फिल्म के पोस्टर भी जलाए। दीपिका पादुकोण अभी जो JNU कॉलेज में जो हिंसा हुई, तो वहाँ पे जो टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव रहता है हमेशा JNU में, दीपिका पादुकोण ने वहाँ जाके उन लोगों का समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं उसके वहाँ पे समर्थन करने से राष्ट्रवादी लोगों के दिल को ठेस पहुँची है। हम निवेदन करेंगे ताकि मालिकों से के पिक्चर नहीं चलाएं। अमेरिका के लास वेगस में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो यानी CES में सैमसंग ने अपना बेहद खास रोबोट पेश किया। इस शो में कई तरह के रोबोट का प्रदर्शन किया गया, लेकिन सैमसंग के गेंद जैसे दिखने वाले रोबोट बाली पर लोगों की निगाहें टिकी रही। गेंद के आकार वाला ये रोबोट अपने मालिक के हर इशारे को भांपने और उसके मुताबिक काम करने में माहिर है। Goodbye, Bali. ये रोबोट स्टेज पर भी अपने मालिक के इशारों के मुताबिक उनके आगे पीछे चलता दिखा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये छोटा सा रोबोट घर के दूसरे उपकरणों के संपर्क में रहता है और उनसे मालिक की जरूरत के मुताबिक काम ले सकता है। Feature of a new personal care. इस इलेक्ट्रॉनिक शो में कई दूसरी कंपनियों ने भी अपने रोबोट का प्रदर्शन किया। वहाँ रखा एक रोबोट तो संगीत की धुन पर थिरकता नजर आया, जबकि एक दूसरी कंपनी ने घरेलू कामकाज कर सकने वाला रोबोट पेश किया। ये रोबोट खाना परोसने और ड्रिंक सर्व करने जैसे काम करता है। इसके अलावा कई और छोटे बड़े रोबोट भी इस शो में नजर आए, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर हमला बोलते हुए बीजेपी नेता उमा भारती ने विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए उनका सरनेम जिन्ना बता दिया। उनके नागरिक होने के अधिकारों में कहीं कोई हद नहीं होने वाला है। जिन्ना जैसे लोग निकल आए, उन्हें अपना राजनीतिक मकसद से रहा। अब जिन्ना तो नहीं है, लेकिन राहुल जिन्ना है, प्रियंका जिन्ना है। माहौल खराब कर रहे हैं, मुसलमानों को डरा रहे हैं, तुम्हें डिटेंशन कैंप में रख दिया जाएगा। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन ने सुरक्षा बल पर हमले की नई साजिश रची है। एक जानकारी के मुताबिक जवानों को निशाना बनाने के लिए आतंकी बम या बंदूक के बजाय जहर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए ये आतंकी जवानों के खाने और पीने के पानी में जहर मिलाने की फिराक में है। बताया जा रहा है कि साजिश को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने ऐसे लोगों को चुना है जिनका सुरक्षा बल के कैंपों में आना जाना है, ताकि वो जवानों के खाने पीने की चीज़ों में आसानी से जहर मिला सकें और किसी को उन पर शक भी न हो। खबर है कि आतंकी जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना के कैंपों को निशाना बनाने की कोशिश में है। यही वजह है कि कैंपों की सुरक्षा में बड़ी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बिजली विभाग ने एक आदमी को 7,64,000 का बिजली बिल भेज दिया। ये भारी भरकम बिजली बिल एक घर के 2.5 साल का है, जिसे देखकर गांव में रहने वाले हरिओम नाम के इस आदमी के हाथ पांव फूल गए और वो अब अपनी फरियाद लेकर बिजली ऑफिस पहुंच गया। हाथों में बिल पकड़े इस आदमी ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। 8 लाख के कुछ समथिंग है। कितने किलोवाट का कनेक्शन है? 1 किलोवाट का कनेक्शन है। कितने दिनों का बिल है ये? 2.5 साल का बिल है मेरा साहब। क्या क्या चलाते हैं आप? एक पंखा चलाता हूँ, एक घर की छोटी समरसेबल है
और एक LED बल्ब है। और जब इसकी शिकायत विभाग से की तो विभाग ने सॉफ्टवेयर की गलती बताकर इस मामले की जांच का भरोसा दिया। बिल देखने के बाद मुझे जो प्राइमरी तौर पर नज़र आ रहा है, एक्चुअली उसमें इनिशियल रीडिंग जो है 700 हैं और उसके बाद फिर एक साथ रीडिंग जो है 1 लाख समथिंग उसमें रीडिंग पेस्ट की हुई है। तो अभी मुझे जांच करवाना भी बाकी है। वहीं बिजली विभाग ने बकाया पैसा नहीं देने के आरोप में हरिओम के घर से बिजली का कनेक्शन काट दिया है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में उड़ान भरने के दौरान एक विमान का एक पहिया टूटकर अलग हो गया। हादसा तब हुआ जब ये विमान रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन टेक ऑफ करने के साथ ही विमान का एक पहिया निकलकर नीचे गिर गया। लेकिन टेक ऑफ करने के साथ ही विमान का एक पहिया निकलकर नीचे गिर गया। इससे पहले विमान के रनवे पर दौड़ने के दौरान उस पहिए से तेज चिंगारियां निकलती दिखीं। इसके बावजूद विमान उसी हालत में रनवे पर दौड़ता रहा। धीरे धीरे विमान की स्पीड बढ़ती गई और उसने जैसे ही टेक ऑफ किया वो पहिया निकलकर नीचे गिर गया। विमान की ये हालत देख उसके अंदर मौजूद यात्री हैरान रह गए। पहिया निकलने की जानकारी मिलने के बाद पायलट ने विमान को दोबारा मॉन्ट्रियल हवाई अड्डे की तरफ मोड़ दिया। इस दौरान फ्यूल खर्च करने के लिए पायलट विमान को करीब 2 घंटे तक हवा में ही उड़ाता रहा, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारियां शुरू की गईं। सिर्फ एक पहिए से विमान को लैंड कराना काफी खतरनाक था, लेकिन पायलट ने किसी तरह विमान को सही सलामत रनवे पर उतार लिया।